नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो गया है सुनो यूपी का, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। और अब शुरुआत कर रहे हैं। पिछले साल कोरोना संकट शुरू होने के साथ ही बंद पड़े उत्तर प्रदेश के स्कूल खुलने जा रहे हैं। इसे लेकर यूपी सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है, जिसके तहत 10 फरवरी से कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे, जबकि 1 मार्च से पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के सभी स्कूल खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने स्कूलों को फिर से खोलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास प्रस्ताव भेजा था, जिसमें हायर सेकेंडरी स्कूलों को 15 फरवरी से, जबकि प्राइमरी स्कूलों को 1 मार्च से खोलने का प्रस्ताव रखा गया था। निर्देश जारी हो रहे हैं स्कूल खोलने के, उसमें अनिवार्य रूप से भारत सरकार के गृह मंत्रालय के और समय समय पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में जो भी प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं उन सब का पालन किया जाए, ऐसा निर्देश जारी किया जा रहा है। लगभग 11 महीने के बाद प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों को खोलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल 10 फरवरी से फिर से शुरू हो जाएंगे। वहीं कक्षा 1 से 5 तक का संचालन 1 मार्च से शुरू किया जाएगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी जगह कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाना चाहिए। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, मास्क, सैनिटाइजर और जितने भी एहतियात बरतने जरूरी हैं उन सब का वहां पर पालन किया जाए। वहीं दूसरी ओर सरकार के निर्देशों के इंतजार में पहले से बैठे हुए निजी स्कूलों ने भी अपनी तैयारी पूरी की हुई है और निजी स्कूल अब सरकार की तरफ से निर्धारित तिथि पर स्कूल खोलने के लिए तैयार है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और इस बीच एक अहम खबर मिल रही है। सीएम योगी ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। खाद्य सामग्री के दामों को नियंत्रित रखने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य सामग्री की जमाखोरी, मुनाफाखोरी ना होने पाए, ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए गए हैं। नए बस अड्डों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। एक्सप्रेस वे परियोजना का काम तेज हो, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं। अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, क्या जानकारी आपके पास? मुख्यमंत्री ने आज जो बैठक की उसमें साफ तौर पर कहा है सभी डीएम्स को ये निर्देश दिए जाएं कि जो फूड आइटम्स होते हैं, खाद्य सामग्री, उस पर कालाबाजारी ना हो और उस पर जो मुनाफाखोर है वो दाम ना बढ़ाएं। इसको लेकर साफ निर्देश दिए। कहा है कि इस पर नजर रखें और अगर कहीं कोई ऐसा करता है, उसकी मुनाफाखोरी होती है या फिर कालाबाजारी होती है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो गंगा एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, क्योंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और इनके काम में काफी तेजी लाई जाए। साथ ही साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे के जो प्राधिकरण अथॉरिटीज है, इनके कामों की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। काफी महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारी शिकायतें इन प्राधिकरणों को लेकर लंबित पड़ी हैं और इसीलिए अपने मुख्यमंत्री ने कहा है कि इनकी समीक्षा की जाए। अगर ऐसी शिकायतें हैं तो इनके खिलाफ बिल्कुल, जो तमाम विकास योजनाएं हैं वो अच्छी गति से चले, यही कोशिश है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुभव। और अब बात किसान आंदोलन की, जिससे जुड़ी आज की 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। शनिवार को देश भर में किसानों का चक्का जाम होने वाला है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को चक्का जाम कार्यक्रम से दूर रखा गया है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर की ये दूसरी तस्वीर आपके सामने है, जहां ड्रोन कैमरों से आंदोलन और वहां होने वाली हर मूवमेंट की निगरानी की जा रही है। और आज गाजीपुर बॉर्डर पर लगाई गई कीलों और कांटों को पुलिस ने मिट्टी से दबा दिया है। जबकि तीसरी तस्वीर शामली की है, जहां आज प्रशासन की मंजूरी नहीं मिलने के बावजूद किसानों ने महापंचायत की। इस मौके पर आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने मंच से कहा कि किसानों के विरोधियों को अगले चुनाव में वोट नहीं दिया जाए। तो देखिए, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल सभी की नजरें थी 6 फरवरी यानी कल होने वाले किसानों के चक्का जाम पर, लेकिन आज राकेश टिकैत ने यह बयान देकर सबको चौंका दिया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम किसानों का नहीं होगा। किसानों का कल देशव्यापी चक्का जाम है, लेकिन उस रणनीति में बदलाव कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के राज्य में चक्का जाम नहीं होगा, सिर्फ जिलाधिकारी दफ्तर पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की।
के किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा के गौरव टिकैत से ज़्यादा बात करते हैं। गौरव जी, कल जो चक्का जाम का जो कार्यक्रम था, जो प्रोग्राम था, उसको कैंसिल कर दिया गया, वजह क्या रही? उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में ये बंद हुआ, ये है कि अब किसान की एनर्जी इस तरीके से बचा कर रखनी है कि गाजीपुर बॉर्डर पर ज़्यादा ध्यान दिलाना है। बड़ी रणनीति है और ये गाजीपुर पे ही पहुंचने का वो है कि उसमें तारीख रखी जाएगी किस तरीके से, क्योंकि कल वाली जो है व्यवस्था अब कल नहीं करेंगे। कोई पंचायत हुई इससे पहले, कोई मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया ये वाला कि उत्तराखंड और यूपी मीटिंग में निर्णय लिया, कमेटी का ही निर्णय है। अगली रणनीति कुछ और होने वाली है? अगली रणनीति क्या होगी? एक पोल या जो भी होगा, अभी कुछ जानकारी ऐसी नहीं है। जो कमेटी का निर्णय होगा वो ऊपर अभी स्टेज पर बताया जाएगा क्या होगा। देखिए, ये थे गौरव टिकैत, जिनका कहना है कि जो कल चक्का जाम का जो कार्यक्रम था अब उसको कैंसिल कर दिया गया है, ताकि जो किसान हैं वो एक साथ एक कॉल पे यहाँ पर पहुँच सके और अपनी एनर्जी बचा के रखे। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर जहां दिल्ली पुलिस ने कीलें लगाई थी, उसी जगह किसानों ने मिट्टी डाल दी है। अब वहां किसान फूल उगाने की बात कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि तुम कीले लगाओ, हम खेती करेंगे। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर जो कीले चर्चा का विषय बनी हुई थी, अब दिल्ली पुलिस ने उन कीलों को यहां से उखड़वाना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन कीलों को यहां से हटाया जा रहा है और साइड में रखा जा रहा है। लगातार इन कीलों की वजह से चर्चा बनी हुई थी और जो विपक्षी पार्टी थी वो लगातार सरकार पर निशाना साध रही थी कि आखिर इस तरह की व्यवस्था की जरूरत क्या थी किसानों के लिए। ये दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर है और दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर सबसे पहले ये कीलें लगाई गई थी ताकि अगर किसान ट्रैक्टर लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करें तो उन के टायर यहीं पंचर हो जाए, उस वजह से कीलें लगाई गई थी। हालांकि किसानों ने कुछ कीलों को मोड़ भी दिया था उससे पहले, लेकिन आज दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर पहुँचे और ये जो युवक हैं, ये कहते हैं दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं इन्हें यहाँ लेकर आए और जिसके बाद यहाँ पर इन कीलों को उखाड़ने का काम शुरू कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवान हमारे साथ हैं। आप दिल्ली पुलिस से? दिल्ली पुलिस से तो हैं? पुलिस से ही हूँ। इसे आप ही लेकर आए हैं? हाँ जी। देखिए, दिल्ली पुलिस के जवान हैं जो कि इस युवक को यहाँ पर लेकर आए हैं और यहाँ पर ये कीलें उखाड़ी जा रही हैं। यहाँ पर लगातार जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इन कीलों को यहाँ से अब उखाड़ा जा रहा है। ये लास्ट प्लेट बची है, काफ़ी सारी प्लेट्स थी जिन्हें हटा दिया गया और हटाने के बाद ये देखिए अब ये साइड में आराम से रखी हुई हैं। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से एबीपी गंगा के लिए शक्ति सिंह। वहीं कृषि कानूनों पर आज राज्यसभा में चर्चा हुई, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कृषि मंत्री ने कहा कि किसान संगठनों के साथ 12 बार बात की, उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा और बार बार यही कहा है कि आप क्या बदलाव चाहते हैं वो हमें बता दीजिए। लेकिन सरकार अगर कानूनों में बदलाव कर रही है तो इसका यह कतई मतलब नहीं है कि कृषि कानून गलत है। और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। लेकिन मैं आजाद साहब और आने भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे वहां भी मालूम नहीं पड़ा। और जब प्रतिपक्ष के मेंबर्स ने भी, दीपेन भाई आपका भी भाषण मैंने सुना, तो मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे और ऐसा वैसा सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें। लेकिन कानून के प्रावधान को यह किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं करती। तो लगातार किसान आंदोलन की हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कृषि कानून के विरोध में किसान पिछले 72 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसानों का यह आंदोलन उद्योग जगत के लिए मुसीबत बन गया है, क्योंकि आंदोलन की वजह से रास्ते बंद हैं,
बॉर्डर सील हैं, जिसका असर उद्योग इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। हर रोज हजारों करोड़ों का नुकसान हो रहा है और अब कई उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। पहले कोरोना की मार, अब आंदोलन से हाहाकार, बॉर्डर सील, सड़कें जाम, व्यापार पर लगा ब्रेक। 72 दिन का आंदोलन, 70,000 करोड़ का नुकसान। कृषि कानून के विरोध में किसान पिछले 72 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसानों का यह आंदोलन अब व्यापार के लिए ग्रहण बनने लगा है, क्योंकि कोरोना की मार से बेहाल इंडस्ट्री खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी कि किसान आंदोलन ने इस पर ब्रेक लगा दिया। क्योंकि आंदोलन की वजह से माल की आवाजाही पूरी तरह से ठप है, जिसकी वजह से 70,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। यानी हर दिन करीब 1,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जबकि सिर्फ दिल्ली एनसीआर को अब तक 27,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। सालाना 6,000 करोड़ टैक्स देने वाली गाजियाबाद इंडस्ट्री किसान आंदोलन की वजह से अपने बुरे दौर से गुजर रही। सड़कें जाम है, बॉर्डर सील है, जिसकी वजह से पूरे व्यवसाय बंद पड़े हैं। क्योंकि गाजियाबाद में हल्के और भारी उद्योगों की तादाद करीब 22,000 है, जिसमें से कई उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। किसान आंदोलन को आज 72 दिन हो गए हैं और किसान लगातार दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से जो गाजियाबाद का उद्योग जगत है काफ़ी परेशानी में है। आइए कुछ उद्योगपति हमारे साथ हैं, इनसे ज़्यादा बात करते हैं। इस आंदोलन की वजह से आप लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? मैं अरुण शर्मा हूँ, प्रेसिडेंट हूँ गाजियाबाद इंडस्ट्रीज फेडरेशन का। गाजियाबाद का उद्योग बहुत ज़्यादा प्रभावित है पिछले 72 दिनों से, क्योंकि किसान हमारे साथी जो बैठे हुए हैं, दिल्ली हरियाणा राजस्थान का टोटली रास्ता बंद है। जो ट्रांसपोर्टर है वो कोई भी गाड़ी लोड करने को तैयार नहीं है। जो कुछ गाड़ियां लोड कर भी रहे हैं तो 20-30% हमारा भाड़ा बढ़ गया है। तो उद्योग बहुत प्रभावित है। अगर ये जल्दी ही आंदोलन समाप्त नहीं हुआ तो अगले 15 दिनों में गाजियाबाद की 50% इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। कोरोना से हम लोग उभरे थे, उसके तुरंत बाद ये उभर भी नहीं पाए थे, अभी भी डेली पेशेंट आ रहे हैं, और उसके बाद ये किसान आंदोलन ने इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। जबकि कई ट्रेड जानकारों का मानना है कि किसान आंदोलन से 70,000 करोड़ का नहीं बल्कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि सिर्फ यूपी में ही 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, जबकि एनसीआर को 27,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। मगर पंजाब और हरियाणा से दिल्ली आने वाले माल की आपूर्ति का हिसाब लगाया जाए तो बड़े चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। इन दोनों राज्यों से अलग अलग सामान आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसका असर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों पर पड़ा है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल की माने तो किसान आंदोलन की वजह से लगभग 20% ट्रक देश के अन्य राज्यों से सामान दिल्ली नहीं ला पा रहे, जबकि आंदोलन से पहले दिल्ली में प्रतिदिन करीब 50,000 ट्रक देश भर के अलग अलग हिस्सों से सामान लेकर आते थे और करीब 30,000 ट्रक हर रोज दिल्ली से बाहर दूसरे राज्यों में सामान लेकर जाते थे। देखिए, किसान आंदोलन के लगभग 70 दिनों का हम मोटा मोटा यदि हिसाब लगाएं तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में लगभग 65,000 से लेकर के 70,000 करोड़ रुपए का सामान आ नहीं पाया और 35 दिल्ली से अन्य राज्यों में जा नहीं पाया। तो कुल मिलाकर के यदि हम दोनों फिगर को मिला दें तो ये लगभग कोई 1 लाख करोड़ के आसपास का व्यापार होता है, जो इस बार किसानों के आंदोलन के चलते यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में हो नहीं पाया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, क्योंकि दूसरी ओर किसान शहर शहर महापंचायत के जरिए आंदोलन को और धार देने की कोशिश में जुटा है। ऐसे में आंदोलन जितने दिन चलेगा नुकसान भी उतना ही बढ़ेगा। गाजियाबाद से शक्ति सिंह और लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी विधानसभा में इस बार बजट सत्र के दौरान विधायकों के हाथों में बजट की कॉपी नहीं बल्कि आईपैड दिखाई देंगे।
दरअसल यूपी सरकार इस बार आम बजट की तर्ज पर यूपी के बजट को भी पेपरलेस करने जा रही है, जिसके लिए सरकार की तरफ से सभी विधायकों को आईपैड खरीदने के लिए कहा गया है। इसके लिए सभी विधायकों को सरकार की तरफ से चिट्ठी भेज दी गई है, जिसमें लिखा है कि विधायक और विधान परिषद के सदस्य अपने पैसे से आईपैड खरीद लें, जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए तक हो सकती है। इस राशि का भुगतान सरकार की ओर से बाद में कर दिया जाएगा। इसके लिए कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आवास पर सभी मंत्रियों और विधायकों की टेक्निकल ट्रेनिंग भी कराई गई थी, ताकि बजट सत्र के दौरान किसी को कोई परेशानी ना आए। 17-18 तारीख से प्रारंभ है। अच्छा। और बजट की तारीख हम आपको बताएंगे। छुएगा क्या? बना तो होगा, लेकिन कितना होगा ये कहना अभी मुश्किल है। सर, ई टैब खरीदने के लिए विधायकों को कुछ बजट आवंटित किया गया, 50,000 रुपए, ऐसी सीमा निर्धारित की गई है? जी हाँ, जब हम पेपरलेस की बात करते हैं तो सभी विधायकों के पास कम से कम टैबलेट तो होनी चाहिए, तो इसके लिए व्यवस्था की गई। विधायक अपनी सैलरी से खरीदेंगे या जो उनको निधि मिलती है उससे खरीदेंगे? विधायकों को सरकार देगी। प्रदेश में कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए दूसरे चरण का टीकाकरण शुरू हो गया है। यहां तमाम शहरों और जिलों में टीकाकरण हुआ। गोरखपुर में 24 सेंटर्स पर टीकाकरण हुआ, जहां प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों समेत तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स ने टीके लगवाए। टीका लगवाने के बाद उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अपनी बारी आने पर टीका जरूर लगवाएं और अफवाहों पर ध्यान ना दें। वहीं इटावा में भी टीकाकरण हुआ। यहां एडीएम के निर्देशों के बाद राजस्व कर्मचारियों ने भी टीके लगवाए। वहीं आजमगढ़ के जिला अस्पताल में विशेष कोविड सेंटर पर डीएम समेत दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों और राजस्व कर्मियों ने टीके लगवाए। इस दौरान सभी ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। वहीं प्रयागराज में भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स को टीके लगाए गए, जहां 38 केंद्र बनाए गए, जहां 2300 से ज्यादा फ्रंटलाइन वॉरियर्स को वैक्सीनेशन उनका किया गया। इसी तरह औरैया में भी टीकाकरण हुआ। सबसे पहले डीएम सुनील वर्मा ने खुद कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए 2 गज की दूरी जरूरी है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बजट सत्र से पहले सभी सदस्यों का कोरोना टेस्ट होगा, कोरोना जांच होगी। प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने पत्र जारी कर दिया है। विधानसभा परिसर में टेस्टिंग की सुविधा होगी, सरकारी आवासों पर भी टेस्टिंग की सुविधा होगी। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ फिलहाल सुनो यूपी में बस इतना ही, लेकिन बाकी सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी।